Hello everyone. In this lecture, we have to discuss some important numericals which is based on your previous lecture of unit number 4. जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आपसे फाइनल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो डिस्कस करेंगे आज के क्लास पे। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन है, कहता है कि इफेक्टिव लेंथ आपको कैलकुलेट करना होगा कैंटिलीवर बीम का। देखिए क्वेश्चन जब पढ़ें तो ये ध्यान दे लें किस बीम के बारे में बात किया हुआ है, इस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेट अगर है तो ये बीम जरूर आप ध्यान दे लें, क्योंकि बीम जैसे ही नाम चेंज होगा आपका सारा वैल्यू चेंज हो जाएगा वहाँ पर। तो कैंटिलीवर बीम के लिए कहा इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए, जिसमें क्लियर स्पैन आपको दिया हुआ है 3 मीटर का। उम्मीद है आप क्लियर स्पैन भली भांति समझ रहे होंगे। क्लियर स्पैन का मतलब होता है कि जो स्पैन का डिस्टेंस आपका सपोर्ट के इनर फेस से मिल रहा हो। मैं एक यहाँ पर जैसे ये कैंटिलीवर बीम होगा तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा ये आपका क्लियर स्पैन कहलाएगा। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा इसमें टोटल स्पैन। हमने इसके बारे में अच्छे से बता रखा है ये इसके थ्योरी वाले पार्ट में, उम्मीद है आपको जरूर पता होगा इसके बारे में। तो क्लियर स्पैन आपको दिया है 3 मीटर का, इफेक्टिव डेप्थ है 550। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप होता है गिवन डेटा लिखना, क्या क्या आपके पास में गिवन है। तो क्लियर स्पैन है 3 मीटर का, तो उसको में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू है में और आने वाला वैल्यू भी जो होगा वो में ही आपको कन्वर्ट करना होगा, तो इसलिए पहले इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। तो बात करते हैं कि ये कैंटिलीवर बीम का इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए IS 456 जो RCC का कोड है वो फार्मूला सजेस्ट किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला होता है LC+D/2 होता है, प्रीवियस क्लास में हमने बता रखा है इसके बारे में। तो एज इट इज जो आपका वैल्यू पता है उसमें आप वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो आपको जो है इसका कैंटिलीवर बीम के लिए इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ऐसा ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और एग्जाम्स में इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ की बात किया हुआ है, लेकिन कहता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपको कैलकुलेशन करना होगा। वो तो फिर यहाँ पे देखिए बीम चेंज हो गया, बाकी क्वेश्चन आपका सेम ही है और डाटा भी आपका चेंज है। यहाँ 3 मीटर है तो 3.5 मीटर है, इफेक्टिव डेप्थ दिया है। यहाँ पर एक चीज ऐड किया है, सपोर्ट विड्थ का यहाँ पर ऐड कर दिया है कि सपोर्ट विड्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, गिवन डेटा सबसे पहले। गिवन डेटा में हमने क्लियर स्पैन जो 3.5 मीटर दिया है उसको हमने मेंशन कर दिया में 3500 इफेक्टिव डेप्थ है 550 ही एंड सपोर्ट विड्थ है 230 का। तो जो जैसा कि IS 456 ने सजेस्ट किया हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एल इफेक्टिव का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, LC+D या फिर LC+B1/2 प्लस B2/2। देखिए यहाँ पर सपोर्ट विड्थ सिर्फ एक ही दिया है, इसका मतलब क्या है, जितना भी सपोर्ट होंगे वो सबका विड्थ जो है आपको 230 ही एज्यूम करना है। तो सिंपली सपोर्टेड हो कंटिन्यूअस हो, मिनिमम 2 सपोर्ट तो हमें एज्यूम करना ही पड़ेगा कि 2 सपोर्ट रहेगा तभी उसमें सिंपली सपोर्टेड कहलाएगा। तो दोनों को B1 B2 दोनों को हमने एज्यूम किया 230 के लिए, और इन दोनों में से जो मिनिमम होता है वही हमारा इफेक्टिव लेंथ होता है, ऐसा IS 456 सजेस्ट किया हुआ है। तो इसमें सारा वैल्यू को हमने पुट किया और पुट किए तो हमको जो वैल्यू मिलेगा इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, देखिए पहले का कितना आ जाएगा, 3500 और 550 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 4050, और यहाँ जाएगा 3500 और 230 3730 का। दोनों में से जो मिनिमम आएगा 3730 वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मैक्सिमम ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और एक बात कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो डायग्राम फाइनली आप जरूर इसका बना लें। जैसे सिंपली सपोर्टेड बनाना है तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये हमारा LC होगा, ये आपका हमारा D होगा, डेप्थ होगा, और इफेक्टिव लेंथ जो होगा इसके बीच में कहीं पर यहाँ पर आप ना इसको दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। इसमें कहा है कि कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कंटिन्यूअस बीम। देखिए इसमें कहा है कंटिन्यूअस बीम के लिए इफेक्टिव लेंथ ही कैलकुलेट करना है, लेकिन बीम यहाँ पर चेंज हो गया है, जिसके क्लियर स्पैन दिए हैं, इफेक्टिव डेप्थ दिया है, सपोर्ट विड्थ का है 220 लेने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले गिवन डेटा, 3 डेटा हमें दिया हुआ है, तीनों को हमने यहाँ पर लिख लिया है और सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लिए हुए हैं, क्योंकि हमको बाद में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो कंटिन्यूअस बीम होता है तो हम जानते हैं इसमें दो केस अराइज होते हैं। पहला केस जो होता है, कहता है कि जो सपोर्ट है B1 वो लेस देन आएगा LC/12 से, और दूसरा कहता है कि ग्रेटर देन होगा LC/12 का। ये दो केस बनता है। IS 456 सजेस्ट किया हुआ है कि दो केस बन सकता है। LC मतलब क्या कि आपका जो क्लियर स्पैन है वो 12वां भाग से कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो हमको इसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो हमने इसके लिए चेक लगाया LC/12 हमारा वैल्यू आ कितना रहा है। LC/12 का वैल्यू आया 2, जितना भी LC का वैल्यू उसको 12 से भागा दिए,
233.33 आया, जो कि क्या है हमारा ग्रेटर देन है 220 से। मतलब हम क्या देखते हैं कि B1 लेस देन है LC/12, यानी LC/12 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, और B1 की वैल्यू हमारे पास में कम है, यानी कि हमारा क्या है, केस 1 का कंडीशन यहाँ पर अराइज होता है। तो केस 1 कंडीशन के अनुसार हम इसको क्या किए, फॉर्मूला को लिख लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना होगा। अगर याद नहीं रख पाते हैं तो आप कोड में IS 456 जो कोड है 2000 का, इसमें आपको फॉर्मूला ये दिया हुआ है, लेकिन ये मैथमेटिकल फॉर्म में वहाँ पर नहीं दिया है, वहाँ पर एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, वहाँ शब्दों में फॉर्मूला को लिखा हुआ है। आपको वहाँ स्टेटमेंट को पढ़ के फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तभी आप फाइनल एग्जाम में कर पाएंगे, नहीं तो आपको फॉर्मूला ये रटना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को अपने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और यहाँ से सबका वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर लेना होगा। ठीक है, सारा वैल्यू जो हमारे पास में LC का वैल्यू, D का वैल्यू हमने पुट कर दिया, और जो इसमें से मिनिमम होगा वही आपका क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो मिनिमम इसका आ गया 3020। 2800 और 650 आ जाएगा, तो 28 2 30 3450 हो जाएगा पहला से। 3450 यहाँ पर 2800 और 200 3020 यहाँ पर आ जाएगा। तो दोनों में से 3020 मिनिमम है, तो हमारा एल फैक्ट्री वैल्यू जो है 3020 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आपका एक क्वेश्चन, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत टफ लगता है जब आपको फॉर्मूला नहीं याद है तब। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। इसमें कहा है कि चेक फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल। देखिए इसमें डिफ्लेक्शन कंट्रोल की बात कहा है कि डिफ्लेक्शन कंट्रोल कितना होगा उसके लिए चेक करना होगा। कैंटिलीवर बीम के लिए हैविंग क्लियर स्पैन 3 मीटर एंड इफेक्टिव डेप्थ 550 mm का। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर भी डेटा आपको लिखना होगा, जो जो डेटा दिया हुआ है। क्लियर स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसमें हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया कि आपको वैल्यू जो है दिया हुआ है। अब डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए आपके पास में IS 456 सजेस्ट किया हुआ है कि रेशियो जो होता है स्पैन बाई डेप्थ का, जो रेशियो है L इफेक्टिव बाई D, ठीक है, स्पैन बाई डेप्थ का रेशियो कैंटिलीवर के केस में लेस देन इक्वल टू 7, यानी 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7 से ज़्यादा, 7 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए कैंटिलीवर बीम के केस में। तो मतलब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर L इफेक्टिव निकालना होगा। D तो हमें दिया ही हुआ है और यहाँ LC दिया हुआ है, आपके पास में क्या नहीं है, तो L इफेक्टिव नहीं है, तो L इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। तो फिर से आपको वही पुराना वाला फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा जिसके बारे में अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किए, यानी कि L इफेक्टिव निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना होगा और फॉर्मूला में दिया हुआ वैल्यू को पुट करना होगा। यहाँ से मिल जाएगा आपको क्या, L इफेक्टिव की वैल्यू। अब इस L इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और D को डिवाइड करेंगे और देखेंगे हमारे पास में कितनी वैल्यू आई। ठीक है, L इफेक्टिव बाई D का हमने रेशियो निकाला। देखिए ये वैल्यू डिवाइड करने के बाद हमारे पास में आता है 5.97, जो कि 7 से कम है। तो IS 456 कहता है या तो 7 से कम होगा या तो 7 के बराबर होगा, तभी ये सेफ होगा। 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 7 होना चाहिए ये। तो 7 से कम है, इसलिए हमारा ये डिफ्लेक्शन में क्या है, सेफ है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन का। यहाँ भी कहा है डिफ्लेक्शन कंट्रोल को चेक करने के लिए कि क्या हमारा सिंपली सपोर्ट जो बीम दिया हुआ है यह सेफ है कि नहीं है डिफ्लेक्शन में। तो उसके लिए आपको क्लियर स्पैन की वैल्यू दे रखा है, इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है, सपोर्ट विड्थ यहाँ पर भी बताया हुआ है, और कह दिया कि आपको डिफ्लेक्शन कंट्रोल आपको बताना है कि ये सेफ है कि नहीं है। तो इसके लिए भी हमको सॉल्व करने के लिए गिवन डेटा सबसे पहले लिखना होगा। यहाँ भी आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं, पहले वाले में 2 चीज़ें दी रखी थी, इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। सपोर्ट विड्थ एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसमें L इफेक्टिव निकालने के लिए सपोर्ट विड्थ का जरूर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन को आपने, यहाँ भी हमको क्या करना होगा, डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो होता है स्पैन बाय डेप्थ का जो रेशियो होता है। देखिए ये जितना भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये स्पैन स्पैन अप टू 10 मीटर, 10 मीटर तक के स्पैन के लिए ये वैलिड है फॉर्मूला। ठीक है, अगर 10 मीटर से ज़्यादा स्पैन होगा तो इसमें आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पैन बाई 10 का, 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पैन बाई 10 का। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, अगर स्पैन की वैल्यू 10 मीटर से ज़्यादा देता है तब। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आपको जो दिया है L इफेक्टिव बाई D जो है लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए। तो यहाँ भी आपको L इफेक्टिव निकालने की जरूरत पड़ेगी, और जो कि IS 456 के अकॉर्डिंग L इफेक्टिव जो है सिंपली सपोर्टेड के केस में आपको ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। और इसके अकॉर्डिंग हमने सारा वैल्यू को पुट किया और पुट किए, तो यहाँ पर जो आंसर मिल के आया हमको 3930, इसका जो L इफेक्टिव वैल्यू आता है। अब अगेन हमको वही काम करना होगा, L इफेक्टिव को डिवाइड करना होगा D से और देखना होगा कि वैल्यू आ कितना रहा है। तो हमने सारा वैल्यू पुट किया, 3930 को डिवाइड किया 550 से, और ये वैल्यू आ गया 7.14, जो कि 20 से बहुत ही कम है, यानी 20 से कम है तो क्या है, यह सेफ है डिफ्लेक्शन में। ये हमारा डिफ्लेक्शन में हमारा क्या है स्ट्रक्चर, ये सेफ है
यानी कि अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, डिफ्लेक्शन में ये कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो या तो एल इफेक्टिव निकालना हो या डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए चेक करना हो तो आपको इसी प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। इसमें कहा है कि चेक फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल, यहाँ भी आपको डिफ्लेक्शन कंट्रोल ही चेक करना है। कंटिन्यूअस बीम के लिए देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस बीम है, कंटिन्यूअस बीम आ गया, फिर से यहाँ पर चेक लगाना पड़ेगा कि केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2 का है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लियर स्पैन दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है एंड सपोर्ट विड्थ है 310 का, 310 mm का सपोर्ट विड्थ दिया हुआ है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्लियर गिवन डेटा लिखना होगा। गिवन डेटा के बाद हमको देखना होगा कि कंटिन्यूअस बीम के लिए डिफ्लेक्शन कंट्रोल का क्या इसमें रिकमेंडेशन है IS 456 का। तो कहता है कंटिन्यूअस के लिए कि एल इफेक्टिव बाई डी जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 26, यानी 26 से या तो बराबर रहे या 26 से कम होना चाहिए। क्या रेशियो, किसका रेशियो? इफेक्टिव लेंथ टू इफेक्टिव डेप्थ का, ये जो है स्पैन बटा डेप्थ का रेशियो हम होना चाहिए 26 से कम होना चाहिए, 26 के बराबर होना चाहिए, इससे इस 26 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए रेशियो, तभी आपका डिफ्लेक्शन जो है कंट्रोल में रह सकता है। तो एल इफेक्टिव हमको निकालना होगा इसके लिए, और एल इफेक्टिव निकालने के लिए सबसे पहले हमको चेक लगाना होगा कि कौन सा केस हमारा बन रहा है। तो वही हमारा केस बनता है कौन सा, B1 लेस देन है LC/12 का, कि B1 हमारा ग्रेटर देन LC/12 का। तो हमने चेक लगाया तो इसको LC को 12 से भागा दिए तो 316.66, जो कि 316 ग्रेटर वैल्यू है 310 से, तो हमारा केस 1 कंडीशन बनता है, यानी कि ये कंडीशन हमारा अप्लाई होता है। यही अगर सपोर्ट विड्थ यहाँ पर 320 दिया रहा था, 320 दिया रहा था, तो हमारा केस 2 अप्लाई हो जाता, क्योंकि हमारा पास B1 B2 की वैल्यू ग्रेटर हो जाती, यानी कि केस लग जाता B1 ग्रेटर देन LC/12 लग जाता। तो ये केस नहीं लगा है, 310 mm का वैल्यू दे रखा है फिर। ठीक है, तो एल इफेक्टिव यहाँ से कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू IS 456। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, सिंपली सपोर्टेड ये नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बीम के लिए है, ये सिंपली सपोर्टेड यहाँ पर नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए एल इफेक्टिव का फॉर्मूला और इसमें जो भी वैल्यू आपको इसमें पुट करना होगा, पुट करने के बाद सारा वैल्यू का आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, और जो कि वैल्यू आपका जो दोनों में से मिनिमम आया, ये हमारा क्या हो गया, एल इफेक्टिव की वैल्यू हो गई। अब इस एल इफेक्टिव में हमको क्या करना होगा, जो इफेक्टिव डेप्थ है यानी डी की वैल्यू है, इसको डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करने के बाद हम यह पाते हैं, नतीजा ये आता है कि 7.58, जो कि 26 से बहुत ही कम है, तो इसलिए यह स्ट्रक्चर भी डिफ्लेक्शन में हमारा क्या है, सेफ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए या फिर डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन का, जिसको जो कि आपको रिलेट करता है। हाँ, यहाँ पर देखिए डिजाइनिंग से रिलेट किया हुआ है। ये क्वेश्चन को सिंगली का डिजाइनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि ए बीम हैविंग साइज 350 mm into 750 mm इफेक्टिव carrying a live load of 30 kilonewton, calculate maximum and minimum reinforcement according to IS 456 UGM 25 FE 415। यानी कि ऐसा कहा है कि एक बीम आपको बनाना है, एक बीम आपको दिया गया है, सपोज ये एक बीम है जिसमें विड्थ दिया है 350 mm का, 350 mm का विड्थ है, एंड आपका जो डेप्थ है इफेक्टिव का, यानी कि यहाँ जो रिइंफोर्समेंट होगा, यहाँ जो रिइंफोर्समेंट होगा वहाँ से इसका जो डिस्टेंस आएगा टॉप का, ये आपको दे रखा है कितना, 750 mm का दे रखा है, और इस पर लाइव लोड लग रहा है, लाइव लोड है 30 का, और कहता है कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम रिइंफोर्समेंट। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम रिइंफोर्समेंट निकालना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको गिवन डेटा लिखना होगा, क्या क्या दिया है। तो हमने लिख लिया यहाँ पर कि बीम का विड्थ है B और डेप्थ है D। टोटल डेप्थ निकालने के लिए यहाँ पर एज्यूम कर लिए, 50 mm का क्लियर कवर। क्लियर कवर के बारे में हम बता चुके हैं आपको पिछले क्लास में, 50 mm यहाँ पर हमने एज्यूम कर रखा है, और लाइव लोड आपको दे रखा है 30 का। इसके अलावा कह रहा है कि ये M25 है, यानी कि आप लिख लेंगे FCK दिया हुआ है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, और FY दे रखा है, FY है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। तो ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। अब कहता है क्या कि आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम रिइंफोर्समेंट आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि AST मिनिमम एंड AST मैक्सिमम। तो अकॉर्डिंग टू IS 456, देखिए अकॉर्डिंग टू IS 456 दिया हुआ है, इसके लिए कुछ स्पेशल फार्मूला दिए हुए हैं, जो कि आपको कहता है कि इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको निकाल सकते हैं कि कितना आपको रिइंफोर्समेंट मिनिमम चाहिए और कितना उसमें मैक्सिमम तक यूज कर सकते हैं।
तो उसके लिए आपको जो फॉर्मूला है ए एस टी मिनिमम का, अकॉर्डिंग टू आई एस 456, ये कहता है कि ए एस टी मिनिमम जो होगा 0.85 बी डी बट्टा एफ वाई होगा, और यही आपका मिनिमम होगा इस पर्टिकुलर बीम के लिए। तो इसमें जो हमारे पास में वैल्यू है, बी का मतलब हो गया इसका जो विड्थ है, एंड डी का मतलब हो गया जो इफेक्टिव डेप्थ है यहाँ पर। तो वैल्यू को इसमें पुट कर दिए, और पुट करने के बाद जो आंसर है 573.65 mm², ये आपका एच टी मिनिमम का है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में कितना टफ लगता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, और फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगने लगता है। सिमिलरली डिस्कस करेंगे कि एच टी मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आई एस 456 सजेस्ट किया हुआ है 0.04 बी इंटू कैपिटल डी। यहाँ पर जरूर ध्यान देंगे, स्मॉल डी नहीं है, यहाँ कैपिटल डी होता है। तो यहाँ पर आपको कैपिटल डी की वैल्यू यहाँ पर लिखना होगा। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि आपको कैपिटल डी की लेना है, यहाँ पर सिर्फ बता दिया कि इफेक्टिव है। इफेक्टिव का मतलब ये आपको स्मॉल डी की वैल्यू दे रखा है, कैपिटल डी नहीं है। कैपिटल डी के लिए क्या करना होगा, स्मॉल डी में ऐड करना होगा क्लियर कवर। यह क्लियर कवर कोई 40 भी मान सकता है, कोई 30 भी मान सकता है, सबका सही है, सबका सही है, किसी का गलत नहीं है। कोई 60 भी मान सकता है, वो इंजीनियर को कहते हैं हम 60 mm क्लियर कवर रखेंगे, 60 भी देगा, वो भी सही है। हमने यहाँ पर 50 लिखा है, ये भी मेरा भी सही है। तो डिजाइनिंग पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। इसमें भी सारा वैल्यू को पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो आंसर निकाले आपका आ गया 11,200 mm²। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस बीम को बनाने के लिए मिनिमम चाहिए 573.65 mm² स्टील, और मैक्सिमम इतना दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो इसी के बीच में जो हम प्रोवाइड करते हैं, इसी के बीच में वो वैल्यू होता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम ये क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क्स का मिल सकता है, इससे ज़्यादा का एक क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने के बाद जरूर डायग्राम बनाएं, यहाँ पर डायग्राम जरूर आप बना करके दिखाएं, कि अगर डायग्राम बनाते हैं तो एग्जामिनर की नज़र में आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और मार्क्स भी थोड़े से अच्छे मिलने लगते हैं। तो डिस्कस करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए, यहाँ पर डिजाइन के लिए कहा है सिंगली रिइंफोर्स बीम का डिजाइन करना है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीवीआई कर लीजिए इसको, और मिनिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80% चांस है इस क्वेश्चन को पूछने का, 80% चांस हम बताएंगे। कहता है डिजाइन है सिंगली रिइंफोर्स बीम, आपको डिजाइन करना है सिंगली रिइंफोर्स बीम का, जहां पर साइज दे रखा है। जब हमने एनालिसिस बताया था तो उसमें बताया कि 2 केस जनरेट होते हैं, एक ऐसा जिसमें आपको बीम का साइज दिया होगा और वहां पर एएसटी निकालना होगा, और दूसरा कि जहां पर आपको बीम साइज और एएसटी को निकालना होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि बीम कोई बनाना है, बीम बनाने के लिए आपको क्या जरूरत है, कंक्रीट का जरूरत है। तो कंक्रीट तो आपको कह दिया कि M20 यूज कर लीजिए, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। M20 का मतलब होता है 1, 1.5 और 3 के रेशियो में सीमेंट बालू गिट्टी आप मिला दीजिए पानी के साथ, आपका कंक्रीट तैयार हो गया। स्टील का ग्रेड बता दिया, Fe 415 ले लीजिए, लेकिन स्टील कितना लाएंगे वही डिजाइन होता है। इस बीम का साइज कितना रखना है इस क्वेश्चन में तो बता दिया, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या निकालना होगा, सिर्फ एएसटी निकालना होगा। तो दूसरा जो केस होता है उसमें क्या होगा, उसमें बीम साइज भी नहीं पता होता है और एएसटी भी नहीं पता होता है। तो अगर हमें ये दो चीज पता हो जाए तो हम बीम डिजाइन कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में बता दिया कि आपका बीम का साइज कितना रखना है, और ये पूछ रहा है आपसे कि इसका आप बताइए कि एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट इसमें कितना होगा। ठीक है, और बाकी सब आपको डाटा यहाँ पर दे रखा है। इसमें कहा है कि लाइव लोड आप निकालिए, लाइव लोड आपको निकाला नहीं, लाइव लोड इसमें दे रखा है 25 का, और कहता है कि M20 Fe415 आपको यूज करना है इसमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको गिवन डेटा लिखना होगा, क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें बहुत डेटा दिया है, सबको लिखना होगा। विड्थ दिया है, डेप्थ दिया है, टोटल डेप्थ दिया है 750 का, लाइव लोड दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील भी आपको दे रखा है। तो यहाँ पर सभी डेटा को लिखने के बाद हमको आगे की तरफ बढ़ना होगा, और सबसे पहला स्टेप होता है जब आप बीम का डिजाइन कर रहे होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको लोड का कैलकुलेशन करना। एक स्ट्रक्चर पर कितने तरह के लोड अप्लाई होते हैं, टोटल 5 तरह के। 5 तरह का मतलब कौन, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, स्नो लोड, ये सभी उसमें अप्लाई होते हैं। तो डेड लोड और लाइव लोड ऐसा लोड होता है जो कि सभी स्ट्रक्चर पर कॉमन रूप से अप्लाई होते हैं। कहीं कहीं विंड लोड अप्लाई होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं अर्थक्वेक होगा, कहीं नहीं होगा, स्नो लोड कहीं हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता है। लेकिन डेड लोड मतलब हो गया स्ट्रक्चर का अपना खुद का लोड, और लाइव लोड मतलब हो गया उस स्ट्रक्चर पर मूव करने वाले लोड का, जो भी मूव करेगा उसका लोड। तो ये दो लोड तो हर स्ट्रक्चर पर अप्लाई होना ही होना है। तो इसीलिए हमको लोड का कैलकुलेशन में हमको 2 तरह के लोड निकालना होगा, पहला डेड लोड निकालेंगे और दूसरा हम लोग लाइव लोड। तो लाइव लोड की वैल्यू उसमें दे रखा है। डेड लोड बराबर देखिए हमने लिखा है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए आपको क्या होता है, वेट बराबर क्या होता है, सॉरी आप डेंसिटी बराबर बताइए, डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम या फिर वेट पर यूनिट वॉल्यूम।
अगर वेट होगा तो यहाँ पर ये यूनिट वेट होगा, किसका, यूनिट वेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वेट लेते हैं तो, और डेंसिटी लेते हैं तो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर यूनिट वेट लेंगे तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा, तो हमको इसको यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी की बजाय यहाँ पर यूनिट वेट लिखना ज़्यादा बेटर होगा। यूनिट वेट इंटू में वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से वेट अगर डब्ल्यू निकालेंगे तो लिए क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेट इंटू में वॉल्यूम। और कंक्रीट का आरसीसी का जो यूनिट वेट होता है, आरसीसी का होता है 25 किलो न्यूटन। यूनिट वेट जो होता है पर मीटर स्क्वायर का, पर मीटर का होता है। ठीक है, पर मीटर का होता है। और जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो होता है वो मीटर क्यूब में होता है, ये मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर का आता है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या मिलेगा, यूनिट वेट कंक्रीट का आरसीसी का जिसमें रिइंफोर्समेंट लगा हो उसके वैल्यू होता है 25, और अगर पीसीसी है, प्लेन है, तो उसका वैल्यू होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है, ये क्या होता है इसका यूनिट वेट, किसका, ये हो गया पीसीसी का, ये होता है आरसीसी का। तो यूनिट वेट आरसीसी के लिए आपको 25 हर जगह आप यूज करना है, यही वैल्यू उसका होता है। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम जो है देखिए, बीम का आपका डेटा दिया हुआ क्या क्या, बीम का आपको विड्थ दिया हुआ है 300, यहाँ से आपको डेप्थ दिया हुआ है, तो टोटल डेप्थ आपको लेना पड़ेगा, टोटल डेप्थ आपको लेना पड़ेगा। ऊपर से आपका दिया हुआ है 700, ये 700 दिया है, और 50 आप यहाँ से मान लीजिए तो हो जाएगा कितना, 750। तो इसका एरिया हो गया कितना, 750 इंटू 300 एरिया, और एरिया में अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाता है क्या, वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम मान लिए कि बीम का जो लेंथ है, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं जिस बीम का, उसका हम लेंथ मान लेते हैं 1 मीटर का। टोटल लेंथ है 6 मीटर का, बाद में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा। तो एनालिसिस करते समय हम क्या किए, 1 मीटर का लिए। तो वॉल्यूम के लिए देखिए, ये चूंकि मीटर में था, इसको भी हमने क्या रखा, मीटर में रखा। एमएम में था तो सबको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 0.3 इंटू 0.7 इंटू 1, चूंकि 1 मीटर लेंथ माने हैं, तो यहाँ भी हमने क्या किया, मीटर में, ये भी मीटर में। इन सबको मल्टीप्लाई किए तो आ गया 5.25 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये मीटर क्यूब में रहेगा, तो आपको आ जाएगा पर मीटर का। ये हो गया आपका क्या, डेड लोड की वैल्यू। और दूसरा जो है हमारे पास में लाइव लोड, तो लाइव लोड आपको ऑलरेडी दे रखा है, लाइव लोड आपको कैलकुलेट नहीं करना है, वो दे रखा है 25 किलो न्यूटन पर मीटर का। अब इन दोनों को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा, तब हमको क्या मिलेगा, टोटल लोड मिलेगा। इन दोनों को हमको ऐड करना होगा, तो ऐड कर लेते हैं दोनों को और टोटल लोड निकालेंगे, उसके बाद हम लोग फैक्टर लोड पे चलेंगे। तो दोनों को जोड़ लिए, डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो आ गया हमारे पास में टोटल लोड, स्मॉल डब्ल्यू बराबर लिखें 30.25। अब इसके बाद देखिए, ये जो लोड है हमारी, वो लोड है जो हमको रिक्वायर्ड है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। लेकिन एलएसएम कहता है कि जब आप डिजाइन करते हैं तो उसमें आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करना होगा, तो इसके लिए हमको फैक्टर लोड निकालते हैं। और फैक्टर लोड क्या होता है कि जितना आपका वैल्यू है उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर देना होगा, वो हो जाएगा आपका फैक्टर लोड। तो 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल डब्ल्यू हमको मिल गया 45.375 किलोन्यूटन पर मीटर का। और देखिए, पर मीटर का है ये टोटल लोड, टोटल मीटर पे नहीं है, 1 मीटर हमने माना था, ये पर मीटर का है। अगर हमको टोटल मीटर के लिए चाहिए, टोटल लेंथ पे चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया पहला स्टेप आपका लोड का कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन में फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको निकालना होगा डेड लोड, फिर निकालना होगा लाइव लोड। लाइव लोड आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है, ये आपको टेंशन नहीं लेना है। ये डेड लोड थोड़ा सा निकालना है, तो याद रखिए यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम करना होगा, तो डेड लोड मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल गया टोटल फैक्टर्ड लोड। पहला स्टेप आपका कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टेप है मोमेंट का कैलकुलेशन, बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, बहुत क्रिटिकल स्टेप है। यहीं से पता चलता है आपको सिंगल से डिजाइन करना है कि डबल से डिजाइन करना है। तो स्टेप 2 में चलेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट हम जानते हैं कि आपका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा WL²/8। ये फॉर्मूला क्यों लगेगा बेंडिंग मोमेंट का, तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब आपका लोड जो है यूडीएल में हो, और हम जानते हैं कि बीम पर फ्रेम के केस में कौन सा लोड लगता है, तो यूडीएल लगता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगता है। इसीलिए बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो यूडीएल का लगेगा। तो डब्ल्यू के रूप में आपको इतना मिल चुका है, एल जो है आपको दे दिया है, एल कितना दिया हुआ है, 6 मीटर का स्पैन दिया, तो यहाँ लिख लेंगे लेंथ, गिवन में लेंथ आपका छूट गया, लेंथ ऑफ स्पैन, लेंथ ऑफ स्पैन एल इज इक्वल टू 6 मीटर, ये भी आपको गिवन डेटा है। एल आपको 6 मीटर दिया है, 8 जो है न्यूमेरिक वैल्यू ही है, तो इन सबको यहाँ पर हमें पुट करना है। और बेंडिंग मोमेंट जो है, ये अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, ये वैल्यू आ गई। मतलब ये बेंडिंग मोमेंट हमारा कौन सा हुआ, यह बेंडिंग मोमेंट हुआ जो कि हमको डिजाइन के लिए जरूरी है, जो हमें बीम पर लगाने के लिए, इतना बीम को सहना है, इस लोड के लिए बीम को हमको क्या करना है, डिजाइन करना है। लेकिन
लेकिन बीम का अपना खुद का कितना कैपेसिटी है। जैसे हम इसका समझाते समय, एनालिसिस करते समय हम ये बताए थे कि जैसे अगर आपका अपना कैपेसिटी है कि 50 किलो वजन लेकर के आप जा सकते हैं। अगर आप कहीं काम करने गए, मालिक आपको कहा कि आप 20 किलो वजन आपको ले जाना है, तो मतलब आप हंसी खुशी 20 किलो उठाने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको अपना कैपेसिटी पता है कि हम 50 किलो का लोड उठा सकते हैं। तो उसी तरह से बीम का कैपेसिटी निकालना होगा, तो वो कहलाता है लिमिटिंग मोमेंट। मतलब बीम का अपना मोमेंट कैपेसिटी कितना है, लिमिट कितना तक है उसका। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है लिमिटिंग के लिए 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर, यह यूज करेंगे कब, जब आपका एफ ई 415 का केस हो। जब एफ ई 250 का केस होता है तब क्या यूज करते हैं, जीरो पॉइंट, हाँ 0. ये 148, सॉरी ये 148 आपका आता है 0.133 एंड 0.138, ये 3 केस बनते हैं इसमें। तो 148 जो बनता है ये 250 का केस बनता है, 250 का केस बनता है। यहाँ पर हमारे पास में कौन सा है, 415 का केस है। तो 415 के लिए ये नहीं होगा, 415 के लिए आएगा 0.138 का, ये एफ ई 415 का आता है, और 133 जो बनता है ये आता है एफ ई 500 का केस बनता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर ले थोड़ा सा, क्योंकि सॉल्यूशन हमने इसी के अकॉर्डिंग किया है। ये 415 काट के आप कर लीजिए यहाँ पर एफ ई 250, एफ ई 250 के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे, एफ ई 250 दिया हुआ है। अगर 415 के लिए बनाना होगा तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा, 148 नहीं आएगा यहाँ पर, 138 आएगा, 138 आएगा, ये 3 की जगह 4 यहाँ पर मेंशन हो चुका है। तो ये जो आपका वैल्यू है यहाँ पर इसको करेक्ट करना होगा। 148 जो है ये एफ ई 250 का वैल्यू होता है, जिसके लिए हमको जनरली हम अवॉइड करते हैं एफ ई 250 से कंस्ट्रक्ट करना। तो इसको या तो यहाँ करेक्ट कर ले, या तो यहाँ करेक्ट कर ले, ये हो जाएगा आपका 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर के लिए। तो इसमें सारा वैल्यू हमने पुट करना होगा, यहाँ पे 138 आप पुट कर लेंगे, और इसके अकॉर्डिंग स्लाइटली चेंज होगा इसमें वैल्यू में, स्लाइटली इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये जो एम यू लिमिटेड होगा 148 के अकॉर्डिंग इतनी वैल्यू है 435.18। तो मतलब कहने का ये कि ये बीम का वो कैपेसिटी है जो कि बीम उतना बियर कर सकता है। ठीक है, ये बीम का अपना बियर करने वाला कैपेसिटी है, और ये हमारी रिक्वायर्ड कैपेसिटी है। मतलब हम क्या देखते हैं, मतलब हम देखते हैं कि एम यू लिमिटेड हमारा ग्रेटर है बी एम यू से, इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंगली रिइंफोर्स डिजाइन कर सकते हैं। मतलब बीम का कैपेसिटी ज़्यादा है, 435 नहीं तो 138 से करेंगे तो बहुत होगा, तो आपको 415 या 410 के आसपास में आएगा, फिर भी 200 से ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बीम का कैपेसिटी है ज़्यादा, हम उस पर लोड कम लगा रहे हैं, तो इसलिए हमको एक्स्ट्रा प्रोविजन करने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या किए, इसको सिंगली की तरह ही डिजाइन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं इसमें। तो उसके लिए हमको रीइंफोर्समेंट का कैलकुलेशन करना होगा। रीइंफोर्समेंट कैलकुलेशन के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आपको सारा वैल्यू पुट करना होगा। इस वैल्यू को आप पुट कर लीजिए, देखिए सारा वैल्यू आपको पता है, एफ सी के दिया हुआ है, बी डी पता है, एफ वाई पता है, बी एम यू आपको पता है, वहाँ से जो अभी वैल्यू आया था 200 समथिंग, 204.18। यहाँ पर न्यूटन किलो न्यूटन मीटर में था, आपको न्यूटन एम में चेंज करना होगा, क्योंकि सारा वैल्यू यहाँ पर आपको न्यूटन एम में है, इसलिए यहाँ भी आपको 10⁶ से मल्टीप्लाई किए, इस वैल्यू को पुट किए, आपको एस टी आ गया। अब ये चेक करना जरूरी होगा कि हमने जो एस टी निकाला क्या ये सही है कि गलत है। तो इसके लिए हमको एस टी मिनिमम का फॉर्मूला लगाइए, देखिए 430 आ गया। एस टी मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाए, 9000 आ गया। मतलब 430 और 9000 के बीच में ही ये वैल्यू लाइक करना चाहिए। तो 430 से ज़्यादा और 9000 से कम, यानी कि इतनी वैल्यू है। अब आपको यहाँ से करना होगा कि आपको प्रोवाइड क्या करना होगा इसमें। तो मान लीजिए कि हमने 20 डाया का बार्स प्रोवाइड किया हुआ है, आप यहाँ पर 25 डाया भी यूज कर सकते हैं, 16 डाया भी यूज कर सकते हैं, 12 डाया भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 20 डाया बार्स लिया, तो एक बार का एरिया हो गया 314 mm स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ बार कितना लगेगा, टोटल नंबर ऑफ बार्स के लिए आ जाता है कि टोटल रिइंफोर्समेंट जो है एरिया का एंड एरिया ऑफ 1 बार, इसको आपस में डिवाइड किए तो आ गया 2.82। मतलब हम यहाँ पर 3 बार यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे, लगभग 3 बार प्रोवाइड करेंगे, कितना का, 20 डाया का। और स्पेसिंग जो होगा वो स्पेसिंग आएगा 100 mm का। 100 mm कैसे आएगा अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हमको लिखना होगा, इसके बाद लिखना होगा कि प्रोवाइड 3 20 डाया बार्स
mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और लास्ट में आपको क्या करना होगा, डायग्राम ड्रॉ करना होगा। देखिए 100 mm स्पेसिंग क्यों लिए, क्योंकि बीम का टोटल कितना है, 300 है। तो यहाँ से हमने माना कि 50 mm का क्लियर कवर यहाँ से प्रोवाइड किया हुआ है और 50 mm क्लियर कवर हमने यहाँ से प्रोवाइड किया, तो 50-50 निकल के हो गया 100, बचा कितना 200, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बचा है 200। इस 200 डिस्टेंस में कितना बार प्रोवाइड करना है, तो 2 बार प्रोवाइड करना है। एक डिस्टेंस यहाँ से मिल रहा है, एक डिस्टेंस यहाँ से मिल रहा है, तो एक एक 2 डिस्टेंस होता है, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो मतलब 3 बार को 100 mm सेंटर टू सेंटर, 100 mm यहाँ पे, 100 mm यहाँ पे रखेंगे और 50-50 यहाँ रखेंगे तो 300 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये थे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो रही है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वहाँ बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सिविल समझ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल सकते हैं, इसको आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स वहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।